Hello everyone, I welcome you all for the today's session of Daily Current Affairs. How are you all? I hope you guys are doing well and आप सभी की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही है. सो इसी होप के साथ मैं आपको ओवरव्यू देना चाहता हूँ अपने सेशन का. सो वी डिस्कस द करंट अफेयर्स इन द फॉर्म ऑफ MCQs. तो आज का ये सेशन MCQ के फॉर्मेट में रहेगा. वी विल बी डिस्कसिंग करंट अफेयर्स इन द फॉर्म ऑफ MCQs. तो अमेजिंग से क्वेश्चंस होंगे, एंड तक बने रहिएगा. एंड to enhance your viewing experience you can watch this video at 1.25 or 1.5x के speed पे. ठीक है. So the very first question is on your screen. Which two cities in the US will host the new Indian consulates as announced by the Prime Minister नरेंद्र मोदी जी. तो जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी, आप सबको पता है कि वो क्वाड समिट के लिए US विजिट पे हैं. तो वहाँ पे उन्होंने अनाउंस किया है कि दो सिटीज़ में जो है इंडिया के कॉन्सुलेट्स ओपन होंगे, राइट. इन द फॉर्म ऑफ कॉन्सुलेट्स इज बेसिकली ऑफिसेज, राइट. तो किन दो शहरों पे ओपन होंगे? यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, बॉस्टन एंड लॉस एंजल्स. ठीक है. तो इन दोनों शहरों पे जो है इंडिया के कॉन्सुलेट ओपन होंगे. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉट इनिशिएटिव वॉज अनाउंस्ड फॉर तमिल स्टडीज़ एट द यूनिवर्सिटी ऑफ हॉस्टन. तो ये भी जो है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने ही अनाउंस किया है अपने US विजिट पे. तो यूनिवर्सिटी ऑफ हॉस्टन में जो है वहाँ पे तमिल स्टडीज़ के लिए कौन सा इनिशिएटिव लिया गया है? यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, तिरुवल्लुर चेयर फॉर तमिल स्टडीज़. तो तमिल स्टडीज़ के लिए तिरुवल्लुर चेयर जो है इसको भी एस्टैब्लिश किया जाएगा. ठीक है जी. आई होप दिस न्यूज़ इज़ ऑल्सो क्लियर टू यू. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं. व्हाट इज़ द मेन पर्पज़ ऑफ द 5th मैरीटाइम सिम्पोजियम बीइंग हेल्ड एट द नेवल वार कॉलेज इन गोवा. तो नेवल वार कॉलेज में 5th एडिशन हुआ है किसका? मैरीटाइम सिम्पोजियम का. सिम्पोजियम में संगोष्ठी जिसे हम कहते हैं, जहाँ पे कई सारे जो भी कंसर्न डिपार्टमेंट से लोग हैं वो आके वहाँ पे इश्यूज़ को डिस्कस करते हैं. व्हाट कैन बी द सॉल्यूशंस, इस चीज़ पे भी जो है फोकस किया जाता है, कैसे हम चीज़ों को सुधार सकते हैं. बेसिकली कोई भी इशू पे डिस्कशन को हम सिम्पोजियम कहते हैं. ठीक है. तो 5th एडिशन था. मेन एम क्या था इस सिम्पोजियम का? यस, आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, टू एनहांस द म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड कोऑपरेशन इन द इंडियन ओशन रीजन. तो इंडियन ओशन कहाँ पे आता है? इंडिया के सदर्न में, राइट, साउथ साइड पे आता है. तो यहाँ पे जो इंडियन ओशन आता है इसका जो है इस रीजन में अंडरस्टैंडिंग और कोऑपरेशन बनी रहे बाकी देशों के साथ. ठीक है, ताकि हम सही से स्मूथली ट्रांजैक्ट कर पाएँ अपने बिजनेस को इस रीजन में. ठीक है. आई होप दिस न्यूज़ इज ऑल्सो क्लियर टू यू. अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं. हु वन द रीसेंट श्रीलंकन प्रेसिडेंट इलेक्शंस. तो आप सभी को पता है कल श्रीलंका के प्रेसिडेंट के इलेक्शंस चल रहे थे. तो आपको बताना कि कौन चुने गए हैं श्रीलंका के न्यू प्रेसिडेंट, राइट. यस, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, अनुरा दिसान के. ठीक है, अनुरा दिसान के. तो ऑप्शन नंबर बी विल बी योर आंसर. तो इनको PM मोदी जी ने भी कॉन्ग्रेचुलेट किया था. एंड इंटरनेशनल अफेयर से भी ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है. ठीक है. अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं. व्हाट हिस्टोरिक अचीवमेंट डिड इंडियाज मेंस एंड वुमेन्स टीम्स एकम्प्लिश एट द चेस ओलंपियाड इन बुडापेस्ट हंगरी. तो बुडापेस्ट हंगरी में जो है चेस ओलंपियाड चल रहा था. तो आपको लोकेशन भी याद रखनी है. ठीक है. तो इस पे इंडिया के मेंस और वुमेन्स टीम ने जो है किस अचीवमेंट को हासिल किया है, राइट. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दे वन 2 गोल्ड मेडल्स. तो दोनों कैटेगरीज में जो है हमें 2 गोल्ड मेडल्स मिले हैं. ठीक है. आई होप दिस न्यूज़ इज़ ऑल्सो क्लियर टू यू. लोकेशन याद रख लेना. आपसे पूछा जा सकता है कि जो चेस ओलंपियाड चल रहा था वो कहाँ पे हुआ. तो बुडापेस्ट हंगरी विल बी योर आंसर. ठीक है. अगला क्वेश्चन, व्हाट इज़ द थीम फॉर इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेजेस. तो आज ही के दिन यानी कि 23 सितंबर के दिन हम हर साल इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेजेस मनाते हैं. ठीक है. तो इसका जो थीम क्या है इस बार का, ये आपको बताना है. यस, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, साइन अप फॉर साइन लैंग्वेज राइट्स. ठीक है. इस डे के बारे में कुछ देख लेते हैं. तो दिस डे इज़ डेडिकेटेड टू रेजिंग अवेयरनेस अबाउट द साइन लैंग्वेज, द लैंग्वेज ऑफ द पीपल विथ हेयरिंग इम्पेयरमेंट. तो जिनको सुनने से रिलेटेड इश्यूज़ होते हैं, जो कम सुन पाते हैं या फिर जो नहीं सुन पाते हैं, राइट, उन लोगों के लिए जो है साइन लैंग्वेजेस का इस्टेब्लिशमेंट किया गया था ताकि साइन लैंग्वेजेस से वो चीज़ों को समझ पाएँ. ठीक है. इट हेल्प्स पीपल अंडरस्टैंड दैट साइन लैंग्वेज इज़ ऑल्सो अ लैंग्वेज. तो हम बाकी लैंग्वेजेस की तरह, बाकी फॉर्म्स की तरह साइन लैंग्वेज को भी एक इम्पॉर्टेंस दे. तो उस
व्यू पॉइंट से जो है इस डे को सेलिब्रेट करने की कोशिश की गई थी। ठीक है। तो बेसिकली क्यों ये साइन लैंग्वेजेस का हम लोग आविष्कार हुआ था, ताकि जो सुनने में जिनको दिक्कत है वो साइंस को पहचान के जो है कम्युनिकेट कर पाएँ और बाकी चीज़ों को कर पाएँ। ठीक है। जैसे कि जो देख नहीं सकते हैं, राइट, जो ब्लाइंड होते हैं उनके लिए ब्रेल लिपि का इन्वेंशन किया गया था। वैसे ही जो सुन नहीं सकते हैं उनके लिए अब ये साइन लैंग्वेजेस का आविष्कार किया गया था, राइट। तो उन लोगों को हेल्प हो उसके लिए जो है इस डे का जो है आचरण करना शुरुआत की गई थी, ताकि लोगों में अवेयरनेस आए। ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज़ द थीम ऑफ द यूएन समिट ऑफ द फ्यूचर एड्रेस्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। तो आज ही के दिन जो है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी एक समिट को एड्रेस करने वाले हैं जिसका नाम है समिट ऑफ द फ्यूचर। ठीक है। यूनाइटेड नेशंस का ये समिट होगा, इस पे मोदी जी एड्रेस करने वाले हैं। तो इसका थीम क्या होगा, इस समिट का थीम? यस, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, मल्टीलैटरल सॉल्यूशंस फॉर अ बेटर टुमारो। ठीक है। तो थीम याद रख लेना। और समिट को किसने एड्रेस किया? इंडिया की तरफ से पीएम मोदी जी ने। ठीक है। तो ये भी जो है उनके यूएस विजिट का ही एक पार्ट है। ठीक है। तो हमने क्वेश्चंस के फॉर्म में मोदी जी की यूएस की जो विजिट थी उसको कई हद तक कवर कर लिया है। ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट टाइप ऑफ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड एग्रीमेंट हैज़ इंडिया साइंड दैट फोकसेस ऑन अ क्लीन इकोनॉमी एंड फेयर इकोनॉमी। तो ये भी जो है यूएस विजिट पे जो है हमारे मोदी जी इसी दौरान एक फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड, मतलब पहले कभी ऐसा एग्रीमेंट साइन नहीं किया गया था, पहली बार इंडिया ने एग्रीमेंट को साइन किया है क्लीन इकोनॉमी और फेयर इकोनॉमी में। हम अपने अगले स्लाइड में पढ़ेंगे कि क्लीन इकोनॉमी और फेयर इकोनॉमी में क्या कुछ हुआ है, बट लेट्स जस्ट आंसर दिस क्वेश्चन फर्स्ट। तो कौन सा टाइप का एग्रीमेंट इंडिया ने साइन किया है? यस, आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, एग्रीमेंट ऑन इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में IPEF भी कहते हैं। ठीक है। अब कुछ जान लेते हैं इसके बारे में की पॉइंट्स को। तो अग्रीमेंट ऑन क्लीन इकोनॉमी, तो क्लीन इकोनॉमी के क्षेत्र में क्या कुछ हुआ है? फोकस इज ऑन टेक्निकल कोऑपरेशन एंड वर्क फोर्स डेवलपमेंट। तो जो भी टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग जो भी नॉलेज होगा उसका आदान प्रदान करना। ठीक है। और वर्क फोर्स जो इंडिया से US में काम कर रहे हैं उनके लिए जो है उनके राइट्स का जो है सही से सब कुछ हो रहा है या नहीं, राइट। इंडिया के जो भी पर्सनल वर्क करने जा रहे हैं US में उनको कोई तकलीफ ना हो, इस क्षेत्र में भी जो है काम किया गया है इस एग्रीमेंट के तहत, राइट। दूसरा पॉइंट क्या है क्लीन इकोनॉमी में? एम्फेसाइजेस कैपेसिटी बिल्डिंग एंड रिसर्च कोलैबोरेशन। तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए और रिसर्च कोलैबोरेशन, तो किसी भी क्षेत्र में रिसर्च एंड डेवलपमेंट R&D करना है तो उसके लिए भी जो है अग्रीमेंट साइन किया गया है कि इंडिया और US एक दूसरे का साथ देंगे, राइट। फैसिलिटेट्स इन्वेस्टमेंट्स इंक्लूडिंग कंसेशनल फाइनेंसिंग। इन्वेस्टमेंट्स के क्षेत्र में भी बात की गई है कि ऑफकोर्स इंडिया तो बहुत कम ही इन्वेस्ट करेगा US में, ऐसे चांसेस बहुत ज़्यादा है कि US की जो कंपनीज़ हैं वो इंडिया में इन्वेस्ट करें, इस मुद्दे पे भी बात की गई है। सपोर्ट्स माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस थ्रू जॉइंट कोलैबोरेशन प्रोजेक्ट्स। तो कुछ US के कंपनीज़ कुछ इंडिया के कंपनीज़ दोनों मिल के ऐसे कुछ प्रोजेक्ट्स लाएँ स्मॉल मीडियम और माइक्रो एंटरप्राइजेस, ताकि इकोनॉमी को बूस्ट मिले। ठीक है। तो क्लीन इकोनॉमी के तहत इन सब कुछ चीज़ों पे बात की गई है। ठीक है। दिस इन्फॉर्मेशन विल बी हेल्पफुल स्पेशली फॉर दोज एस्पिरेंट्स जो कि UPSC के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और स्टेट PCS एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। सभी के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, बट UPSC और स्टेट PCS के जो भी एस्पिरेंट्स हैं उनको आंसर राइटिंग में इससे ज़रूर हेल्प होगी। तो ऑन दिस नोट आई वांट टू से दैट कि ये सेशन जो है वो सभी एस्पिरेंट्स के लिए है, चाहे SSC हो, बैंकिंग हो, UPSC हो, रेलवेज, इंश्योरेंस, कोई भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो जहाँ पे भी करंट अफेयर्स आएगा, दिस सेशन विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू। तो सभी के साथ इसको शेयर करिएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फेयर इकोनॉमी एग्रीमेंट पे क्या कुछ हुआ है? एम्स टू क्रिएट ट्रांसपेरेंट एंड प्रिडिक्टेबल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एनवायरनमेंट अक्रॉस द इंडो पैसिफिक। तो ट्रांसपेरेंट हो, कुछ भी एक दूसरे से छुपाए ना हम लोग, ठीक है, रूल्स एंड रेगुलेशंस को, है ना, किसी को डिसीव करने के इरादे से हम ट्रेड ना करें। ठीक है। तो बेसिकली ट्रेड के ऊपर जो है वो इस एग्रीमेंट के तहत बात की गई। ठीक है। अब इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क में क्या कुछ इंक्लूडेड था? एस्टैब्लिशेस अ हाई लेवल पॉलिटिकल ओवरसाइट फ्रेमवर्क एट द मिनिस्ट्रियल लेवल। तो जो भी इंडिया और US के बीच में ट्रेड्स होंगे वो सभी हाई लेवल पॉलिटिकल ओवरसाइट होंगे, मतलब जो है जो मिनिस्टर्स होंगे दोनों कंट्रीज़ के उस डिपार्टमेंट में जहाँ पे भी डीलिंग्स हो रही हैं
उनके जो मिनिस्टर्स हैं वो पर्सनली काम को देखेंगे, ओवरव्यू करना या फिर ओवरसाइट करना, उस काम को देखना, जायज़ा लेना। तो मिनिस्टर्स पर्सनली उस काम को जायज़ा लेंगे कि ये सही हो रहा है या नहीं। प्रोवाइड्स गाइडेंस एंड अलाइंस विद द लीडर्स विजन फॉर IPEF एग्रीमेंट्स, तो गाइडेंस दिया जाएगा टाइम टू टाइम, ठीक है। तो इस पे भी जो है चर्चा की गई है इस एग्रीमेंट के तहत, ठीक है। आई होप दिस न्यूज़ इज़ क्लियर टू यू। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट वाज सेलिब्रेटेड टुडे, आज ही के दिन यानी कि 23 सितंबर के दिन न्यू दिल्ली में किस डे को मनाया जा रहा है टू ऑनर द मार्टर्स ऑफ द बैटल ऑफ हाफिया। तो बैटल ऑफ हाफिया के बारे में हम लोग पढ़ेंगे अपने अगले स्लाइड में। तो उन लोगों के ऑनर में जो है कौन सा डे मनाया जा रहा है न्यू दिल्ली में आज। यस, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, हाफिया डे। हम आज के दिन हाफिया डे मना रहे हैं, ठीक है। हाफिया डे क्या है? इंडियन सोल्जर्स हु वर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड वार वन इन 1918, तो 1918 में जो सोल्जर्स थे हमारे इंडिया के, फ्रॉम द ब्रिटिश इंडियन आर्मी फॉट द बैटल ऑफ हाफिया। तो ऑफकोर्स ब्रिटिश हम पे रूल कर रहा था, तो उसको हम ब्रिटिश इंडियन आर्मी कहेंगे। तो इंडियन सोल्जर्स ने वर्ल्ड वार वन में फ़ाइट किया था जिसका नाम था बैटल ऑफ हाफिया। इसमें इंडियन सोल्जर्स ने भी पार्टिसिपेट किया था। द बैटल वॉज अ डिसाइसिव विक्ट्री फॉर द इंडियन सोल्जर्स, इसमें इंडियन सोल्जर्स ने विक्ट्री हासिल की गई थी। हु डिफीटेड, और इन्होंने किसको हराया था इंडियन सोल्जर्स ने? ऑटोमन एम्पायर को और उनके जो फ्रेंड्स थे जर्मन एलीज, एलीज इज फ्रेंड्स। तो ऑटोमन एम्पायर को जो उनके जर्मन फ्रेंड्स सपोर्ट कर रहे थे, तो उन दोनों को इंडियन सोल्जर्स ने हराया था वर्ल्ड वार वन के तहत। तो उस टाइम वक्त, उस बैटल को लड़ने वक्त, बैटल ऑफ हाफिया को लड़ने वक्त जो सोल्जर्स ने अपनी जान गंवाई थी उनको ऑनर करने के लिए हाफिया डे मनाया जाता है, ठीक है। आई होप दिस न्यूज़ इज़ क्लियर टू यू। डिफेंस वाले एस्पिरेंट्स, आपके लिए दैट न्यूज़ इज़ सुपर इंपॉर्टेंट, ठीक है, तो याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इवेंट विल बी होस्टेड बाय द इंडियन पार्लियामेंट इन न्यू दिल्ली, ठीक है। तो न्यू दिल्ली में अब रिसेंटली कौन सा जो है इंडिया का पार्लियामेंट किस इवेंट को होस्ट करेगा? यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, 10th कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन इंडियन रीजन कॉन्फ्रेंस, ठीक है। तो इस इवेंट को जो है इंडिया का पार्लियामेंट जो है होस्ट करेगा। इसको चेयर कौन करेंगे? हमारे लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला जी, ठीक है। अगली न्यूज़ की तरफ आते हैं। विच फिल्म हैज़ बिन ऑफिशियली सिलेक्टेड एज द इंडियाज एंट्री फॉर द 97th ऑस्कर्स। तो ऑस्कर्स का 97th एडिशन होने वाला है, तो इसमें इंडिया की तरफ से कौन सी फिल्म जो है वो सिलेक्ट की गई है? यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, लापता लेडीज़, ठीक है। अब लापता लेडीज़ सिर्फ नाम जानना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, इसको किसने डायरेक्ट किया था, किसने प्रोड्यूस किया था, इसको भी जानना ज़रूरी है, राइट। तो लापता लेडीज़ को जो है डायरेक्ट किसने किया था? किरण राव ने किया था, राइट, किरण राव ने किया था। और इसको प्रोड्यूस किसने किया था? इसके प्रोड्यूसर कौन थे फिल्म के? आमिर खान, ठीक है। तो किरण राव वॉज द डायरेक्टर एंड आमिर खान वॉज द प्रोड्यूसर ऑफ दिस फिल्म, ठीक है, लापता लेडीज़। तो याद रख लेना आप इस चीज़ को, ठीक है। नेक्स्ट, विच फाइनेंस ग्रुप हैज़ रिसेंटली बिकम द थर्ड मोस्ट वैल्यूड इन इंडिया ओवरटेकिंग द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो कौन सा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो कि थर्ड पोजीशन पे आ गया है और जिसने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को पीछे छोड़ दिया? मतलब बेसिकली अब वो इंस्टीट्यूट थर्ड पोजीशन पे रहेगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फोर्थ पे आ जाएगा। यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस तो थर्ड पे आ गया। फर्स्ट पोजीशन पे कौन है? HDFC बैंक, ठीक है। फर्स्ट पोजीशन पे है आपका HDFC बैंक, ठीक है। सेकेंड पोजीशन पे कौन है? थर्ड तो हमने जान लिया बजाज फाइनेंस है। सेकेंड पोजीशन आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हु हैज़ बीन रीअपॉइंटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO ऑफ IDFC फर्स्ट बैंक बाय द RBI। तो RBI ने IDFC बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर यानी कि MD और CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के तौर पे किन्हें नियुक्त किया है? यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, V वैद्यनाथ। तो यहाँ पे आप इनकी पिक्चर देख सकते हो, यही हैं V वैद्यनाथ जी, जो कि MD और CEO बने हैं IDFC फर्स्ट बैंक के, ठीक है। अगला क्वेश्चन, विच कंपनी हैज़ पार्टनर्ड विथ यस बैंक टू लॉन्च द को ब्रांडेड पैसा सेव क्रेडिट कार्ड। तो पैसा सेव क्रेडिट कार्ड जो है यस बैंक ने लॉन्च किया है, किस कंपनी के साथ मिल के? यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, पैसा बाजार, ठीक है। तो पैसा बाजार और यस बैंक ने मिलकर कौन सा क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? पैसा सेव क्रेडिट कार्ड। बेसिकली ये उनके लिए है जो कि फ्रीक्वेंट शॉपर्स हैं, ठीक है। तो उनको डिस्काउंट्स दिए जाएंगे हर एक परचेज़ पे, तो उनके लिए जो है ये कार्ड बनाया गया है। यस बैंक जो है वो इंडिया की 6th लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक है, ठीक है।
तो ये भी स्टैटिक फैक्ट यहाँ से आप कवर करते चलिएगा, ठीक है जी। Okay, next, which of the following firms have been barred by India's capital market regulator from managing the new debt offerings by the Indian companies? तो इंडिया की कंपनीज जो कि एज अ डेट ऑफर करती हैं, तो उनको मैनेज करने वाली कौन सी इंस्टीट्यूशन को जो है उसको बार किया गया है? यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, एक्सिस कैपिटल लिमिटेड। तो एक्सिस बैंक की ही ये जो है यूनिट है, एंटरप्राइज है, एक्सिस कैपिटल लिमिटेड, इसको बार किया गया है। क्यों बार किया गया है? बिकॉज एक्सिस बैंक ने जो है वो वायलेट किया है, वायलेट द रूल्स फॉर मर्चेंट बैंकिंग एंड इफेक्टिवली एक्टेड इन द डोमेन ऑफ डिबेंचर ट्रस्टी। तो इन्होंने रूल्स को वायलेट किया है और एज अ डिबेंचर ट्रस्टी के तौर पे भी एक्ट किया है, मतलब एज अ डिबेंचर ट्रस्टी के तौर पे भी वर्क को किया है, विच इज़ बियॉन्ड इट्स रेमिट। तो एक्सिस बैंक डिबेंचर ट्रस्टी के तौर पे काम करने के योग्य नहीं था, ठीक है, एज पर रूल्स एंड रेगुलेशंस वो वैलिड नहीं था एक्सिस बैंक के लिए, बट फिर भी इन्होंने एज अ डिबेंचर ट्रस्टी काम किया है। तो इसके वजह से जो है सेबी यानी कि सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने इन पे बैन लगा दिया है कि अब आप ऐसे कोई भी जो है न्यू डेट ऑफरिंग्स के लिए मैनेजमेंट नहीं कर सकते हो, ठीक है। आई होप दिस न्यूज़ इज़ क्लियर टू यू। बैंकिंग एंड फाइनेंस है ये न्यूज़ थी, ठीक है। सो दैट वॉज द लास्ट पीस ऑफ न्यूज़। आई होप you have liked the session. Thank you very much कि आप मेरे साथ यहाँ तक बने रहे. If you have liked the session, don't forget to hit on the like button. Also, don't forget to share it with your friends. Do hit on the subscribe button. Bell icon पे भी प्रेस कर देना ताकि आने वाले क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे. On this note, I take your leave. Until we meet next time, take very good care of yourself. Bye bye everyone.